आज के जो आप लोगों का न्यू चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा इसके अंदर एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एक ऐसी स्टेज जिसमें इनिशियली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और कुछ देर के बाद प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जिसकी सबसे पहली एग्जांपल जो है वो N2O4 की है कि N2O4 जो है डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इसके इन्वर्स जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा से रिएक्शन करके N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये वाले रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हासिल होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। या ये भी कह सकते हो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट से जस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन कहते हैं। और उस कंडीशन में जस्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट नहीं होते। और जिस रेशो के साथ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी उसी स्पीड के साथ प्रोडक्ट जो है वो भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट की अमाउंट प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट होगी, उसी जिस तरह आप लोगों के पास रिएक्टेंट है उसकी कम कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो उसके साथ कम ही अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होगी। क्योंकि जिस वक्त इसकी अमाउंट अगर आप लोगों के पास कम बनेगी तो उसमें दोबारा से रिएक्शन जो है वो भी स्लो स्पीड के साथ करना है। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट होगी तो उस कंडीशन में कम ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट होगी। इनिशियली जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट होता है उस कंडीशन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में स्पीड के साथ कन्वर्ट होता है और जिस तरह टाइम गुजरता जाता है उसके साथ साथ इसके रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो रेट है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसके रिवर्स जो है प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और इसकी भी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में स्पीड के साथ कन्वर्ट होता है। जिस तरह टाइम गुजरता जाता है उस कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का जो रेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम के बाद ऐसी स्टेज हासिल होती है जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में एक सेम रेट के साथ कन्वर्ट हो रहे होते हैं और उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसके ज़रिए डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है उसके रेट, और जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है उसका रेट, दोनों का रेट जो है वो सेम होगा। कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी और उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की कंसंट्रेशन दोनों की सेम होगी। कि जिस रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट के साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है और इस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज कहते हैं। और जिस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल होती है उसके बाद ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आती है और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आती है, क्योंकि जितनी
कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंज्यूम होगी, उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बना देता है। इसी तरह जितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंज्यूम होती है, उतनी ही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की बना देता है, जिसकी वजह से दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहती है। और वो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों की इस स्टेज पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो सेम है। और इस स्टेज पर भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और इस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है किसी भी पोजीशन पर आप लोग हासिल कर सकते हैं। ये पहला ग्राफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है उसकी कम अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, और उसी वक्त आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हो जाती है। जी और वह सर जो लास्ट लेक्चर में आपने होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल दी थी, वो भी करनी है असाइनमेंट? या इस तरह कर लो, उसको कंसिडर करोगे तो उसको थर्ड एग्जाम असाइनमेंट समझ लो अगर करनी है तो, वरना फिर नेक्स्ट में ठीक है। मैं और मजीद दे दूंगी। क्या कहते हैं? चलें, अभी जो ठीक है, मैंने बताई है ना वो एग्जांपल कर लो, बाकी दूसरे असाइनमेंट ना करो। नेक्स्ट में मैं और असाइनमेंट आप लोगों को दे दूँ। चलिए ठीक है। ठीक है। थैंक आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है इनिशियल स्टेज पर भी हासिल हो सकती है, उस कंडीशन में भी हासिल हो सकती है जिस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। और उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम की केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो सकती है जिस वक्त रिएक्टेंट की अमाउंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो मैक्सिमम बनी है। ये तीनों पोजीशन हो सकती हैं रिएक्शन की। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में इनिशियल होते हैं और कुछ देर के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद मजीद उसकी कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में सेम जो है वो कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है। इस तरह का ग्राफ उस कंडीशन में बनता है जिस वक्त रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद प्रोडक्ट की अमाउंट जो है कंसंट्रेशन जो है दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और उसी इनिशियल स्टेज पर ही इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो जाती है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और मजीद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज नहीं होती है और ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होता है। अगर आप लोगों के पास किसी भी केमिकल इक्वेशन के दौरान इक्विलिब्रियम की स्टेज इनिशियल स्टेज पर ही हासिल हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह का ग्राफ बनता है, जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसेंट रिएक्टेंट की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ होता है। और जिस वक्त आप लोगों के पास हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होती है और उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ बनता है कि जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो, यानी कि हाफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और उसके बाद आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हुई। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जो जिसमें रिएक्टेंट जो है टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या रिएक्टेंट की बिल्कुल स्लाइटली अमाउंट बचती है जिसके दौरान रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है।
यानी कि अगर आप लोगों के पास 100 मोल रिएक्टेंट के हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास 100 में से सिर्फ 10 मोल कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और वो 10 मोल मोल जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 90 मोल जो है वो रिएक्टेंट के बचते हैं, जस्ट 10 मोल हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की अमाउंट आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा बची हुई है, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ बनता है। और जिस तरह और अगर आप लोगों के पास रिएक्शन जो है ऐसा है कि जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेज उस वक्त हासिल होती है जिसमें ऑलमोस्ट हाफ रिएक्टेंट यानी 100 में से 50 जो है वो प्रोडक्ट 50 मोल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके बाद वो 50 मोल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑलमोस्ट इस जैसे ग्राफ जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में हासिल होता है। और इसके साथ अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है 100 में से 80 या 85 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, और उसके बाद आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो जिसमें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होता है। और ये ग्राफ आप लोगों के पास किसी भी रिएक्शन के जिस वक्त आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में इनिशियली जिस वक्त आप लोगों के पास स्टार्टिंग है, तो आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल के साथ आप लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो। जिस वक्त आप लोगों ने रिएक्शन शुरू करवाया है, शुरू करवाने के 1 या 2 सेकंड के बाद ही अगर आप लोग टाइम नोट करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होता है। और अगर आप लोग उसको कुछ ज़्यादा टाइम देते हो और उसके बाद उसके ग्राफ को मेजर करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑलमोस्ट इस जैसा ग्राफ हासिल होगा जिसमें आप लोगों के पास N2O4 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, N2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिवर्स में N डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और इसके साथ अगर आप लोग मजीद इसको टाइम देते हैं, तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ इस जैसा हासिल होता है, जो इंडिकेट करता है कि जिस वक्त आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो, उस कंडीशन में इनिशियली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेट है वो इस कंडीशन में आप लोगों के पास सेम आया है, इससे कंसंट्रेशन जो है वो सेम हुई है। जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इस पोजीशन पर एक दूसरे के इक्वल आया। इसके साथ आप लोग जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू हासिल होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। क्योंकि जब भी आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हो, तो आप लोगों को पता है केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जिस वक्त आप लोग रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम की स्टेज पर हासिल होते हो, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो भी यानी कि कंसंट्रेशन हासिल होगी, वो प्रोडक्ट के जो आप लोगों के पास मोलर कंसंट्रेशन हासिल होती है, उसको अगर आप लोग डिवाइड करते हो, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हासिल होती है। और वो इक्विलिब्रियम स्टेज में अगर डिफरेंट इंटरवल के बाद भी आप लोग मेजर करते हैं, तो उस कंडीशन में भी उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। सपोज आप लोगों के पास आप लोगों ने रेट लॉ पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि जिस वक्त आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हो, या कोई भी अगर आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में रेट लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास एक केमिकल रिएक्शन है हो रहा है जिसमें ए एक रिएक्टेंट है और बी एक रिएक्टेंट है, दोनों को मिक्सअप करते हो, उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट सी बनता है और उसके साथ जो है वो डी बनता है। आप लोगों के पास ए के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ए हैं स्मॉल ए, और बी के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो स्मॉल बी। सी के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आप लोगों के पास
सी बनते हैं स्मॉल सी, और डी के नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास स्मॉल डी बनते हैं। तो इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू और के सी फाइंड आउट करते हो तो उसकी वैल्यू इक्वल आती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप लोगों के पास सी है और डी है। और आप लोगों को ने ये भी देखा था कि जिस वक्त हम इसको लिखते हैं तो उस कंडीशन में जो इसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको आप लोग पावर में लिखते हो। तो इस कंडीशन में सी की पावर जो है वो सी होगी और डी की पावर जो है वो भी डी होगी। और डिवाइड करना है आप लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, यानी कि ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन। तो उस कंडीशन में ए की पावर जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आप लोगों ने पावर में लिखना। तो के सी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्वल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर के सी की वैल्यू कम आती है, के सी की वैल्यू जो है वो कम है, तो वो इंडिकेट करती है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन कम हासिल हो रही है और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जिसकी वजह से जिस वक्त आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो स्मॉल आ रही है। और अगर आप लोगों के पास के सी की वैल्यू लार्ज आती है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। और उस कंडीशन में आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज उस वक्त हासिल होगी जिस वक्त रिएक्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और उसके बाद आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल होती है। के सी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों की जो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज किस पोजीशन पर हासिल हुई है। कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बची है केमिकल इक्विलिब्रियम में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बची है। कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उस वक्त आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हुई है, या आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है इनिशियल स्टेज पर ही हासिल हो चुकी है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बच जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम बचती है। उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज इनिशियल स्टेज पर ही हासिल हो जाती है। और जिस वक्त आप लोगों के पास के सी की वैल्यू प्लस में आती है, ज़्यादा वैल्यू हासिल होती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज उस वक्त हासिल होती है जिस वक्त आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हासिल होती है। और इसी वजह से जब भी आप लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान किसी भी वैल्यू पर इसकी के सी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आती है। हर जगह पर आप लोगों की ऑलमोस्ट जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पर सेम ही आएगी। और के सी आप लोगों के पास यहाँ पर इक्वेशन जो है वो आप लोगों के पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास के सी की वैल्यू इक्वल होगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि NO2 की मोलर कंसंट्रेशन से। इसके नंबर ऑफ मोल जो 2 हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 लिखनी है। उसके बाद डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, और आप लोगों के पास यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और उसके नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 है। तो उस कंडीशन में इसकी पावर जो है वो 1 होगी। और जिस वक्त आप लोग इसकी वैल्यू को जो आप लोगों के पास मोलर कंसंट्रेशन गिवन होगी उसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हो, उस कंडीशन में आप लोगों के पास के सी की वैल्यू हासिल होगी। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गिवन है और उस कंडीशन में आप लोगों ने उसकी वैल्यू पुट करते जाना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, और उसका रेशो जो है वो कैलकुलेट करते जाना। और जिस वक्त आप लोग इसकी कैलकुलेट करते जाओगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास के सी की वैल्यू जो है वो हासिल होती जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आप लोग जिस वक्त आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज तो एक हासिल हो गई है और आप लोग अगर आप लोगों के पास डिफरेंट इक्वेशन है कि यानी कि डिफरेंट रिएक्टेंट है, जिस तरह नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और उस कंडीशन में आप लोगों के पास अमोनिया गैस हासिल होती है।
तो इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम या कैसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उस कंडीशन में ये इक्वल होगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि NH3, और इसकी पावर जो है इसके नंबर ऑफ मोल जो 2 है, तो उस कंडीशन में इसकी पावर 2 है, और डिवाइडेड बाय नंबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसमें नाइट्रोजन आता है और हाइड्रोजन गैस आती है। इसमें आप लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल जो है वो 3 है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की पावर आप लोगों ने 3 लिखनी है, और नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 है, तो उसकी पावर आप लोगों ने 1 ही लिखनी है। ये आप लोगों के पास KC का एक्सप्रेशन हो गया इसका। इसी तरह आप लोगों के पास अमोनिया गैस जो है, इसको अगर आप लोग नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा कन्वर्ट होकर अमोनिया गैस बनाते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जिस वक्त इसकी KC वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट है और ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की पावर में आप लोगों ने 3 लिखना है, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 नंबर ऑफ मोल जो है वो बन। उसके बाद डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट आप लोगों के पास अमोनिया है, और अमोनिया के आप लोगों के पास 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उस कंडीशन में इसकी अमोनिया की पावर जो है वो 2 होगी। ये आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास KC की वैल्यू ये हासिल होती है। और आप लोगों से अगर पूछा जाएगा इसका रिवर्स रिएक्शन लिखें, तो उस कंडीशन में इसी वैल्यू को आप लोगों ने इन्वर्स करके लिख देना। तो उस कंडीशन में रिवर्स रिएक्शन में अमोनिया जो है वो रिएक्टेंट होगी, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो आप लोगों के प्रोडक्ट्स होंगे, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट होंगे, और अमोनिया गैस जो है वो आप लोगों की प्रोडक्ट है। इसके बाद जिस तरह आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते जाते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों ने अमोनिया का 2 नंबर ऑफ मोल्स यूज़ किए थे, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन का 1 नंबर ऑफ मोल्स और हाइड्रोजन का 3 नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास हासिल हो जाते हैं। और अगर आप लोग इसकी अमाउंट डबल करते हो, यानी कि अमोनिया के अमाउंट जो है वो 4 टाइम्स करते हो, तो उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी डबल हो जाएंगे, और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो भी डबल हो जाएंगे, जो इंडिकेट करते हैं कि जिस वक्त आप लोग इनकी कंसंट्रेशन चेंज करते हो, तो उसी रेशियो के साथ जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करोगे, तो उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों के पास KC की वैल्यू सेम हासिल होगी, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज की वैल्यू जो है वो सेम ही हासिल होगी, जस्ट उनकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप लोग किसी भी टाइम के बाद आप लोग किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट हासिल करने के लिए यूज़ करते हो। आया कि वो रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इसके बारे में आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते रहते हैं, और उसके ज़रिए आप लोग कंपेयर करते हो कि आप लोगों ने पहले जिस वक्त आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की है KC की, तो सपोज आप लोगों के पास वो 5 हासिल हुई है, उसके बाद आप लोग फिर कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से हासिल करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास KC की वैल्यू डिफरेंट हासिल होती है, तो वो इंडिकेट करती है कि आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम, आप लोगों का रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के इक्वल नहीं हुआ है। आप लोगों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए। कोशेंट KC के जरिए, रिएक्शन कोशेंट के जरिए आप लोग ये फाइंड आउट करते हो कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। और ये KC जो है वो आप लोगों को ये भी बताता है कि आप लोगों के रिएक्शन ने राइट साइड पर मूव करना है या लेफ्ट साइड पर मूव करना है, या ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है। अगर आप लोगों के पास KC की वैल्यू लेस देन KC है, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा,
क्योंकि इस कंडीशन में आप लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टेज में आने से पहले ही क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास क्यूसी की वैल्यू कम हासिल होगी, क्योंकि उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम जो इसकी हासिल होगी, जिस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल होगी, वो अभी बाद में आनी थी, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी मज़ीद बननी थी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कंज्यूम होनी थी। इसी वजह से इसकी अगर क्यूसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन अभी जो है मजीद आगे की तरफ मूव करना है और उसके बाद उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल होनी है और उस कंडीशन में रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, यानी कि रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करेगा। और अगर आप लोगों के पास क्यूसी की वैल्यू के सी की वैल्यू से ग्रेटर आती है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हासिल जो हुई है उससे भी बाद में आप लोगों ने क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट की है, जो इंडिकेट करती है कि आप लोगों की केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज तो पहले हासिल हो चुकी थी, लेकिन आप लोगों ने क्यूसी की वैल्यू जो है वो बाद में हासिल की है। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हासिल होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हासिल होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। और इस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। और अगर आप लोगों के पास क्यूसी की वैल्यू कैसी के इक्वल आती है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने किसी डायरेक्शन भी मूव नहीं करना, ना ही उसने राइट साइड पर मूव करना है, ना ही उसने लेफ्ट साइड पर मूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल। इसमें वो कहता है कि अगर आप लोग कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करते हो, आप लोगों की कोशिश होती है कि उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, तो उस कंडीशन में केमिक रिएक्शन जो है वो दोबारा से अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को हासिल करने की कोशिश करता है। उस स्ट्रेस या फोर्स के अगेंस्ट दोबारा से केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है दोबारा से अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो हासिल करता है। अब इस कंडीशन में आप लोग डिस्टर्ब किस तरह कर सकते हो, तो आप लोग कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हो, रिएक्शन की कंसंट्रेशन को भी चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी चेंज कर सकते हो, या आप लोग प्रेशर जो है वो भी चेंज कर सकते हो, या आप लोग जो रिएक्शन है उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज कर सकते हो। इसके साथ आप लोग रिएक्शन का टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो। जिस वक्त आप लोग ये कंडीशन चेंज करते हो, तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो डिस्टर्ब होती है। और जिस वक्त इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज डिस्टर्ब होगी, उसके बाद दोबारा से रिएक्शन जो है इस तरह अपने आप को एडजस्ट करेगा तो वो दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम स्टेज को जो है वो हासिल कर सके। जिस वक्त आप लोगों के पास क्यू सी और के सी की वैल्यू इक्वल होगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम होंगे, सेम रेट के साथ हो रहे होंगे। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी। इसके बाद अगर आप लोगों के पास क्यूसी की वैल्यू कम है और के सी की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह का ग्राफ हासिल होता है, जिसके ज़रिए आप लोगों का रिएक्शन जो है वो राइट साइड लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करता है। और उसके बाद फिर दोबारा से आप लोगों के पास ये वो कंडीशन है जिस वक्त आप लोग इसमें कोई ना कोई चेंजिंग कर रहे हो। तो जिस वक्त आप लोगों के पास इनिशियल ये स्टेज है, उसके बाद अगर आप लोग इसको डिस्टर्ब करते हो, तो सपोज आप लोग इसमें कुछ कंसंट्रेशन जो है, या इसमें से आप लोग हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को रिमूव कर देते हो, या इसमें से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को रिमूव कर देते हो, या इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया गैस जो है वो मजीद ऐड कर देते हो,
तो ऐड करने की वजह से इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो डिस्टर्ब होती है। जिस तरह आप लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ा था, अगर आप लोग एक फैक्टर को ज़्यादा कर देते हैं और दूसरा फैक्टर जो है वो कम होता है, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन पर उसका अफेक्ट होता है। जिस वक्त उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास इसमें मज़ीद नाइट्रोजन गैस ऐड करते हो, तो उस कंडीशन में इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अमोनिया गैस जो है वो दोबारा से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाना शुरू कर देगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों ने अमोनिया गैस को इस रिएक्शन के अंदर मजीद ऐड किया है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसकी इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन दोबारा से प्रोसीड करता है। और जिस वक्त ये प्रोसीड करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये चेक करना होता है कि आप लोगों की कंसंट्रेशन किस साइड पर ज़्यादा हुई है। अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर से हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में भी इस रिएक्शन ने राइट साइड से यानी प्रोडक्ट अमोनिया गैस की तरफ से इस साइड पर लेफ्ट साइड पर मूव करना है। और अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर से नाइट्रोजन गैस को रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में भी इस रिएक्शन ने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करना है। और अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस मजीद ऐड करते हो तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करना शुरू कर देता है। और इस तरह जिस वक्त आप लोग किसी भी कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो उस बेस पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब होती है और दोबारा से रिएक्शन जो है लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर मूव करना शुरू कर देता है और कुछ देर के बाद दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल कर लेता है। अगर आप लोग इसमें से नाइट्रोजन की अमाउंट जो है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है। और अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने दोबारा से इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल करनी है और उसके ज़रिए उसने लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर मूव करना है और उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और उस डायरेक्शन से मूव करना है जिस डायरेक्शन की तरफ आप लोगों के पास कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। जिस तरह अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया गैस की कंसंट्रेशन ऐड करते हो तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट वाली साइड पर अमोनिया गैस की कंसंट्रेशन मजीद ऐड होना शुरू हो जाती है और जिस वक्त कंसंट्रेशन ऐड होगी इसका मतलब है इसने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और ये इफेक्ट आप लोगों का कंसंट्रेशन का कहलाता है कि अगर आप लोग रिएक्टेंट में से कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो यानी कि किसी भी इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन को या नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो अगर आप लोग इस रिएक्शन में से अमोनिया गैस को रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि आप लोगों ने ये कंसंट्रेशन चेंज की है। और जिस वक्त आप लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में ये दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज को दोबारा से अटेन करने की कोशिश करता है। जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसके बाद दूसरा फैक्टर है कि आप लोगों प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में भी इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो चेंज होती है। आप लोगों के पास यहाँ पर रिएक्शन
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दरमियान हो रहा है, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास अमोनिया गैस हासिल होती है। मैं लगा दूंगा, जुबैर लगा दूंगा। जिस वक्त आप लोगों के पास ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट में, आप लोगों के पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन का जो है वो 3 है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो टोटल 4 है, लेकिन प्रोडक्ट में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 2 हासिल होते हैं। जिसका मतलब है कि आप लोगों के पास इस रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन, मेरा क्लास के अटेंडेंस ले लें और वो मुझसे शेयर कर दें। इस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, और जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो भी ज़्यादा होगा। और जिस वक्त आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो कम होगा। जिस वक्त आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो दोनों पर सेम, तो उस कंडीशन में इसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा, और अमोनिया गैस जो है उसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम जनरेट होगा। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में इसकी वजह से इधर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के पास जिस वक्त ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो आप लोगों के पास अमोनिया गैस बनती है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 बनते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से रिएक्टेंट यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही एक दूसरे में मिक्सअप होंगे, और मिक्सअप होने के बाद अमोनिया गैस बनेगी, जिसकी वजह से जिस वक्त आप लोग प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और अगर आप लोग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में यही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और राइट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अगर आप लोग वॉल्यूम डिक्रीज करते हो, रिएक्शन का वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास अमोनिया है वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाए। इसी तरह जिस वक्त अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट होगा, और जिस वक्त आप लोग प्रेशर रिड्यूस करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट अमोनिया जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। जिस वक्त आप लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम के फैक्टर को चेक करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को चेक करना है, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उस डायरेक्शन से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन ने मूव करना है उस वक्त जिस वक्त आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हो या वॉल्यूम डिक्रीज करते हो। और जिस वक्त आप लोग प्रेशर को रिमूव करते हो और वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा बनते हों। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर जिस वक्त आप लोग इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो डिस्टर्ब होती है,
क्योंकि आप लोगों के पास कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शन जो है वो ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर का उन पर अफेक्ट होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उस पर अगर आप लोग टेम्परेचर अप्लाई करने शुरू कर देते हो, इसका मतलब है कि रिएक्शन को आप लोग स्टॉप कर रहे हो। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बंद कर देता है और प्रोडक्ट मजीद रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनका भी इसी तरह अफेक्ट है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसके साथ ही उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो लेफ्ट से राइट साइड पर या राइट से लेफ्ट साइड पर मूव करना शुरू कर देती है। ये आप लोगों के पास चार फैक्टर हैं, एक कंसेंट्रेशन का, एक प्रेशर का, एक वॉल्यूम का और चौथा जो है वो टेम्परेचर का, जिसकी बेस पर आप लोग इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हो और उसके बाद फिर दोबारा से रिएक्शन ने लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर मूव करना है और उसके बाद वो दोबारा से अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो हासिल करती है। और इस तक अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है या जो भी पॉइंट समझना है वो आप लोगों को पूछ सकते हैं।